हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु प्रकाश और मैं यहाँ 9th क्लास की बायोलॉजी हमारी चल रही थी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। ठीक है, हम सेल के ऑर्गेनेल्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, हम साइटोप्लाज्म के पार्ट को पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा था कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक हाइलोप्लाज्म और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हमने कहा था हाइलोप्लाज्म मतलब फ्लूइड यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को निकालने के बाद जो लिक्विड पार्ट बचा उसको बोला हाइलोप्लाज्म, और बाकी जो ऑर्गेनेल्स थे हमारे अब उनको हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहला पढ़ा था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था, एक ऐसा जाल जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म क्या करेगा, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रहा था। साथ में दो टाइप का मिल रहा था, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो तरह का एंडोप्लाज्म था, यानी वो जाल, वो नेट दो तरीकों का था, एक जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और दूसरा जिस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है। ठीक है, स्मूथ राइबोसोम एब्सेंट, रफ राइबोसोम प्रेजेंट। ठीक है, हमने क्या कहा था, ब्रेकर वाली बात की थी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वहां पर जो राइबोसोम्स हैं वो ब्रेकर का काम कर रहा है, चीज़ों को रोक रहे हैं, मतलब स्मूथ लेयर को स्मूथ नहीं होने दे रहा है, इसीलिए उसको बोल दिया हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फंक्शन उसके देख लिया हमने, क्या फंक्शन था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का वर्क कर रहा था, साथ में कुछ सिंथेसिस भी कर रहा था ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। ठीक है, या फिर गोल्जी एपरेटस, इसको हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। इस गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस के अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, उन नामों में दूसरा नाम है हमारा लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक और नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया, दूसरा नाम है हमारा आयोडोसोम। ठीक है, ये सब हमारे गोल्जी एपरेटस के ही नाम है, गोल्जी एपरेटस, लाइपोकॉन्ड्रिया, आयोडोसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोला इसको, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, बहुत सारे नाम हो गए, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, आयोडोसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इतने सारे नाम इसके हो गए। ठीक है, केवल एक गोल्जी एपरेटस के इतने नाम। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्जी एपरेटस को, गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट जॉर्ज ने। एक जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, जॉर्ज। ठीक है, एक जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया। लेकिन जब बात आई इसकी मॉर्फोलॉजी की तो कैम्लियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, मॉर्फोलॉजी बताई। भाई जॉर्ज तो इसको डिस्कवर करके चले गए, तो देखा कि अरे कुछ नया स्ट्रक्चर दिख रहा है। उस समय पर सेल की डिस्कवरी चल ही रही थी, तो हर रोज नई नई चीज़ें दिखती थी। तो उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा कि उनको कुछ स्ट्रक्चर दिखी। वो स्ट्रक्चर को वो नाम नहीं दे पाए, समझ नहीं पाई है क्या स्ट्रक्चर देखी। जैसे रॉबर्ट हुक हमारे स्ट्रक्चर देख के चले गए, समझ नहीं पाई ये क्या था, लेकिन इनने स्ट्रक्चर देख ली और फिर कैम्लियो गोल्जी, ठीक है, कैम्लियो गोल्जी ने उसका नाम दिया, उस स्ट्रक्चर को ठीक से उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, उसकी स्ट्रक्चर को देखा ये होता कैसा है। ठीक है, ये सारे जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये हमको माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। कौन से माइक्रोस्कोप में, या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखने वाली स्ट्रक्चर नहीं है। ये सिंपल तो रॉबर्ट हुक के पास भी था, सिंपल तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के पास भी था। हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें भी हमको गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई हमारी। अब इसकी स्ट्रक्चर में होता क्या है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसमें क्या था, सिस्टर्नी, वेसाइकिल, ट्यूबुल। इसमें है सिस्टर्नी है, वेसाइकिल है और ट्यूबुल की जगह वैक्यूल है। ठीक है, सिस्टर्नी इसमें वैसी ही है, थोड़ा सा अंतर है कि इसकी सिस्टर्नी एज पर मोटी होती हैं और सिस और ट्रांसफेज बनाती है, मतलब इसकी एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स ये वाली, जैसे हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है,
नीचे की जो इस तरह की सरफेस है उभरी हुई, ठीक है, नीचे के लिए निकली हुई, उसको बोला कॉन्वेक्स, और ऊपर के लिए उसको बोला कॉनकेव, ठीक है। इसकी दो सरफेस हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। एज पर ये थोड़ा मोटा होता है, उसकी सिस्टरनी और इसकी सिस्टरनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ सिस्टरनी कैसी थी, सिंपल एक ऐसी स्टिक की तरह, लेकिन यहाँ पर सिस्टरनी कैसी है, कॉनकेव और एक इस तरह से लूप बनाई हुई है, ठीक है, वो टेढ़ी है और साइड में मोटी है। इसी तरह से कई सारी सिस्टरनी इस तरह से यूँ जुड़ी रहती हैं इसमें, और जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टरनी के नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में वेसाइकिल, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, हमारे वेसाइकिल जुड़े रहते हैं इनके आसपास में, ठीक है। ये वो पार्ट हैं जो इनसे बनते हैं, और इनकी जो कॉनकेव सरफेस पर छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है, गोल गोल से, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो मेन काम के हैं, ठीक है, जो सिक्रेशन का वर्क कर रहे हैं। ये क्या है, कुछ बनाएगी और बना के भेजेगी, तो ये तो जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये है कहाँ, अब ये मिलते हैं हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ऊपर की साइड है, ठीक है। तो वहाँ से क्या करेंगे, ये सिक्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे और सिक्रेट करेंगे और सेल के बाहर भेज देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या करेगी, अगर वो बाहर चाहिए, बच्चे से मान लो मेरी बॉडी को कोई केमिकल चाहिए, ठीक है, वो केमिकल चाहिए यहाँ पर वाली सेल आई, उसने बनाया और बना के उसको दूसरी सेल को या सेल के बाहर भेज दिया, या बना के सेल के टारगेट साइट पर पहुँचा दिया, ठीक है। जहाँ मान लो कोई केमिकल आ गया, उसको केमिकल को डिनेचर करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसके लिए क्या बना, फिर केमिकल बना, और केमिकल बन के जाके उस पर अटैच हो गया और उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये केमिकल जाते हैं इनके थ्रू, ठीक है, किनके थ्रू, सिस्टरनी, वेसाइकिल्स, और तीसरा हमारा क्या था, वैक्यूल्स, इनको बोलते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के थ्रू हमारे केमिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब वैक्यूल्स के थ्रू केमिकल ट्रांसफ़र हो गए, अब साथ में इनके और भी फंक्शन है, ठीक है भाई। फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो हमारे प्रिमिटिव फंक्शन का काफ़ी हाई है, देखो सिक्रेशन जो हमारे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उनमें होता ही नहीं है, उनमें केमिकल्स इतने नहीं बनते, उनको बीमारियां नहीं होती, ठीक है, उनको दर्द नहीं होता, तो केमिकल बनने के लिए तो क्या हुआ, जैसे बॉडी में दर्द हुआ तो लैक्टिक एसिड बनना है, केमिकल बनना है, तो उसको न्यूट्रल कौन करेगा, ये केमिकल भेजेगा न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया, कभी देखा है बैक्टीरिया चिल्ला रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको होता ही दर्द, क्यों, क्योंकि उसके अंदर गोल्जी बॉडी है ही नहीं, अगर दर्द होगा तो बचाएगा कौन, ठीक है। यानी कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो हमने कहा था प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट में गोल्जी बॉडी एब्सेंट, यूकैरियोट में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक और ऑर्गन होता है सेंट्रियोल नाम का, ठीक है, वो सेल डिवीजन में काम करता है, जब सेल डिवाइड होती है तब काम आता है वो हमारे, तो उस ऑर्गन के आसपास ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स घूमते रहते हैं, क्यों, सेल डिवाइड करेगी, नहीं बनेगी, उस टाइम पर केमिकल की ज़रूरत ज़्यादा होगी, उसकी नीड केमिकल की हाई होगी, तो वहाँ पर वो उस जगह के आसपास बैठे रहते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे भाई घर में मम्मी कहाँ मिलती हैं, किचन में, क्यों, खाना बनाने के लिए, और खाना कौन बनाएगा, ठीक है, या फिर सारे जो खाना बनाना जानता है वो कहाँ मिलता है, किचन में, और जो नहीं जानता वो क्यों मिलेगा किचन में, जलाएगा थोड़ी खाने को, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत थी उनकी वो वहाँ ज़्यादा मिल रहे थे, तो यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये ज़्यादा मिलते हैं और सेल में अंदर कम मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इनकी जगह मिलते कहाँ हैं। अब इनका फंक्शन, ये करते क्या है भाई, वहाँ मिलकर करेंगे क्या, ये क्या करेंगे भाई, पहला काम हो गया, जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, काम क्या था उनका भाई, कहाँ थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, तो क्या कर रहे थे, पहला काम था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहे थे भाई, जहाँ हैं उसको तो सेफ रखना पड़ेगा, तो ये क्या कहाँ हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, तो ये क्या बनाएंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, उसको अगर कहीं टूट फूट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको वापस से बनाने का काम करते हैं, उसको ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इनका पहला काम। इसके अलावा दूसरा काम इनका, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाने का काम करते हैं, यानी लाइसोसोम्स एकदम नहीं बन जाते, कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर एकदम नहीं बन जाती, वो धीरे धीरे बनती है। जैसे हम लोग इंसान भी एकदम नहीं बन गए, क्या हुआ
पहले मंकी थे, मंकी से और डेवलप हुए आदिवासी, फिर धीरे धीरे इस स्टेज पर आ पाए हैं। ऐसे ही लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर है, आगे देखेंगे हम, वो एकदम नहीं बन जाती, वो धीरे धीरे बनती है। तो प्राइमरी लाइसोसोम बनाने का काम ये करते हैं। ये जो क्या है वैक्यूल्स हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाती हैं, केमिकल्स बनाती हैं। वो केमिकल्स लाइसोसोम के काम आते हैं, ठीक है। इनका दूसरा फंक्शन हो गया। इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चेंज करना, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसा होने की जरूरत है, लिपिड बाई प्रोटीन लेयर, ध्यान है, लिपिड प्रोटीन, लिपिड लिपिड प्रोटीन, सैंडविच, फिर फ्लूइड मोज़ेक। तो अगर कहीं पर सैंडविच मॉडल बनना है तो सैंडविच वाली अरेंज हो गई, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। कहीं पर फ्लूइड मोज़ेक वाला मॉडल बनना है तो ये इसकी हेल्प से ऐसे अरेंज हो गए प्रोटीन्स, यानी इसने प्रोटीन्स को बनाना बढ़ा दिया, उसको चेंज कर दिया, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बन गया। कहीं पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बन गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, ठीक है। यानी ये स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं, बचाने का और साथ में चेंज करने का भी वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सेम जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, उनकी बायोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है, उनको भी बनाते हैं। यानी ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना अब यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, मतलब हमारे अंदर प्रोटीन को बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना, ताकि हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर पाए, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बन पाए, हमारी बॉडी के सेल्स और बन पाए। सारे सेल्स बनते किस चीज़ के हैं, प्रोटीन के, लिपिड के। मेम्ब्रेन किसकी बनती है, प्रोटीन की, लिपिड की। तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनेंगे और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये काम होता है हमारा इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, बस इतना सा वर्क है, ठीक है। अब हमने 2 रूम पढ़ दिए, ठीक है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या कर रहा है, हेड को बचा रहा है, और दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो क्या कर रहा है, हमारे चारों तरफ की दीवार को बचा रहा है। मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या करेंगे, प्लास्टिक पेंट करवा दो बचाने के लिए, कि बार बार मरम्मत करवाते रहोगे, ठीक है। तो क्या करा, अब प्लास्टिक पेंट करवा के अब जो मरम्मत का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मरम्मत का काम कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये ठीक करने का काम करते हैं। मान लो दीवार कहीं टूट गई, कोई आया दीवार में हथौड़ी मार के चला गया, अब क्या करोगे, पूरी दीवार थोड़ी बनवाओगे दोबारा, क्या करो, उस दीवार की उस जगह को ठीक कर दोगे, सीमेंट लाया, उसको ठीक कर दिया, फिर पेंट कर दिया, मरम्मत हो गई। कौन ने की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इसका वर्क है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लाइसोसोम, जो भी हम बात कर रहे थे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का प्राइमरी सोर्स है। चलिए लाइसोसोम को भी देख लेते हैं, छोटा सा है हमारा स्ट्रक्चर, इसकी बड़ी ही सिंपल सी होती है, कैसी, गोल गोल सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसी, बस ये बन गया लाइसोसोम। अभी तक हम जो सारे पार्ट देख रहे हैं ना, इनमें एक खास बात आपने देखी होगी कि ये सब सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, किसी में डबल मेम्ब्रेन नहीं है, 2 कवरिंग नहीं है, सबके पास एक ही कवरिंग है। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके पास भी क्या था, एक कवरिंग। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके पास भी क्या था, एक कवरिंग। अब जो लाइसोसोम है उसके पास भी क्या है, एक कवरिंग। नहीं, सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। आगे इसको भी हम देखेंगे कि सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से हैं और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से हैं। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसकी, लाइसोसोम, ठीक। हमने कहा लाइसोसोम्स, सबसे पहले तो कि लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया, इसको देखा किसने, खोजा किसने, कि हाँ सेल में ढूंढना ही थे। हम देखा भाई वेसाइकल्स तो दिख रहे हैं, लेकिन ये वेसाइकल्स कुछ चेंज हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाले वेसाइकल नहीं हैं, ये उससे कुछ हटके हैं, उनको नाम दे दिया लाइसोसोम्स। और किसने दिया, क्रिश्चियन डी डुवे, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डी डुवे, उन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम्स को सेल में खोज लिया, डिस्कवर कर लिया कि हाँ वेसाइकल से अलग एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है हमारी लाइसोसोम, ठीक। अब आगे ज़्यादा स्ट्रक्चर इसकी है नहीं, इसके फंक्शन पर आते हैं। इसके फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन इसके बहुत बढ़िया है। चूँकि लाइसोसोम को हम एक और नाम से जानते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन का मतलब समझते हैं, खाने को पचाना। अब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, मतलब सेल में खाने को पचाता है। अब सेल कहाँ खाना खाती है, तो सेल के खाने को पचाएगा, क्या करता है ये, सेल में जो एक्स्ट्रा खाना है, ठीक है, जो सेल के पास वेस्ट है या जो सेल में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। सेल में कोई चीज़ पड़ी हुई है, मान लो कोई बैक्टीरिया हमारी सेल में घुस गया, डिसीज़ कर रहा है हमको, अब वो मर गया, अब सेल में हमने मेडिसिन ली, वो मर गया, निकला नहीं है,
मर गया है। अब उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कौन करेगा, उससे वहाँ से सफाई कौन करेगा, कौन करेगा, लाइसोसोम। ठीक है, सफाई करने, सफाई कर्मचारी मान सकते हैं। ठीक है, सफाई कर्मचारी बोल सकते हैं, सेलुलर स्कैवेंजर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सफाई कर्मचारी क्या, स्कैवेंजर, ऐसी चीज़ तो डेड और डिके को खा जाती हैं, उसको केमिकल से डिग्रेड कर देती हैं, स्कैवेंजर। ठीक है, खा जाना, डिके कर जाना, या फिर केमिकल से उसको ख़राब कर देना, बिल्कुल सड़ा देना, नष्ट कर देना। जैसे ब्रेड को पानी पर रख दो तो फंगस पड़ जाती है और वो सड़ जाती है, बदबू आ जाती है। लेकिन हमारी सेल में कोई बदबू आती है, कोई सेल टूट गई, चोट लग गई, सेल टूट गई, बदबू आई नहीं, क्यों, क्योंकि लाइसोसोम्स ने मरी हुई सेलों को क्या करा, खत्म कर दिया, साफ कर दिया, वहाँ से सफाई कर दी, स्कैवेंजर्स का काम कर दिया। तो पहला काम इसका हो गया इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल में डाइजेशन करना। ठीक है, दूसरा काम इसका इट इन्वॉल्व इन सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल बाय लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, सेल्फ डाइजेशन बाय लाइसोसोमल एंजाइम, वेसाइकल्स देखी थी अभी, तो वेसाइकल्स में था क्या, केमिकल्स। ठीक है, गोल्जी बॉडी ने प्राइमरी लाइसोसोम बनाए और वो प्राइमरी लाइसोसोम्स ने बनाए सेकेंडरी और टर्शरी लाइसोसोम्स। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास केमिकल्स थे, केमिकल्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और वो एक अच्छा लाइसोसोमल एंजाइम उसने बना लिया, खूब सारा लाइसोसोम, इतना लाइसोसोम्स जो सेल को डाइजेस्ट भी कर सकता है, यानी पूरी की पूरी सेल को खा सकता है। वो सेल के बैक्टीरिया को भी खा लेगा और पूरी की पूरी सेल को भी खा लेगा। तो सेलुलर लाइसोसोमल एंजाइम भी बनाते हैं सेल्फ डाइजेशन, खुद के डाइजेशन के लिए, यानी अपना डाइजेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये कभी कभी क्या होता है, जब सेल ही मर जाएगी तो अंदर ये खुद भी तो बैठे हैं, खुद भी तो मर जाएंगे। भाई हम घर में बैठे हुए हैं, हमने कहा बम से उड़ा दो, घर में खुद बैठे हुए हैं, हमने कहा इस घर को बम से उड़ा दो, तो घर तो गया गया, हम भी तो गए, क्या हो गया, ये तो सुसाइड हो गई। किसी से कहना कि हमारे घर को उड़ा दो, हम बैठे हैं, अपनी मरने की सुपारी देना, सुसाइड हो गया ये तो। भाई आप अपने दोस्त के साथ गए अपना फोटो लेकर कि भाई सुपारी देनी है, किसकी, क्या अपनी, कि भाई इसको गोली मारनी, किसको, नहीं, इस फोटो लो, और फोटो में आप अपना फोटो दे रहे हो, सुसाइड हो गई है तो जिंदा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सुसाइडल बैग भी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद को भी तो मार देते हैं, इतना केमिकल बना दिया कि सेल को डाइजेस्ट कर गए, सेल के अंदर खुद को भी डाइजेस्ट कर गए, अपने आप को भी खत्म कर दिया, सुसाइडल बैग कहलाए। ठीक है, या फिर एटम बॉम्ब्स कहलाए। अभी मैंने क्या कहा, बम छोड़ दो, इस पर एटम बम छोड़ दो, हम भी तो मरेंगे। ठीक है, तो एटम बम भी कहलाते हैं और हमारे सुसाइडल बैग भी कहलाते हैं, इनका ये दूसरा नाम है, एटम बम या सुसाइडल बैग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन खूब आता है ये, वाई लाइसोसोम कॉल द सुसाइडल बैग, क्यों, क्योंकि ये पूरी सेल के साथ साथ खुद को भी डाइजेस्ट करता है, ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो खुद को भी डाइजेस्ट कर लें सेल के साथ में, इसीलिए सुसाइडल बैग कहलाता है, इसीलिए एटम बम कहलाता है। ठीक है, अब एक और सुसाइडल बैग से एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, फ्रॉग देखा है, फ्रॉग जब पैदा होता है तब वो लार्वा स्टेज में होता है। ठीक है, क्या हुआ, फ्रॉग जब पैदा हुआ तब उसको हम बोलते हैं लार्वा। लार्वा कुछ टाइम के बाद बनता है टैडपोल। ठीक है, लार्वा कुछ टाइम के बाद चेंज होकर बना टैडपोल। अब इस लार्वा में क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर है, टैडपोल कैसी है, ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसके पूंछ है और इसके पंख हैं, उसके गिल्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मछली की तरह स्ट्रक्चर है टैडपोल की, उसकी टेल है। अब कभी फ्रॉग की टेल देखी है, फ्रॉग में पूंछ हो, नहीं, क्यों, क्योंकि जब टैडपोल डेवलप हुआ किसमें, फ्रॉग में, तो इसकी टेल डीजनरेट हो गई, इसकी टेल क्या गई, खा ली गई, डाइजेस्ट कर ली गई, या इस प्रोसेस को बोला मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, फ्रॉग में यानी टैडपोल स्टेज में टेल का होना और फ्रॉग स्टेज में टेल का, या एडल्ट स्टेज में टेल का डीजनरेट हो जाना, इस प्रोसेस को बोला मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्या बोला, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस करता कौन है, लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम के पास वो एंजाइम है कि वो उसकी टेल को डिग्रेड कर दे, उसकी टेल को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो हमारा जो लाइसोसोम है वो मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, डिसॉल्व करता है किस चीज़ को, टेल को ख़त्म करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, WBC सुना है, वाइट ब्लड सेल्स, सुना होगा। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हमारे कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक है
न्यूट्रोफिल्स, PHILS, और एक है मोनोसाइट। ठीक है, हम दो तरह के यहाँ सेल की बात करेंगे, एक है न्यूट्रोफिल्स और दूसरा है मोनोसाइट। भाई न्यूट्रोफिल की खास बात है कि वो सोल्जर कहलाते हैं सेल के। सोल्जर जानते हैं, जो सेल की रक्षा करते हैं, यानी जब कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आएगा तब वो उसको मारने का वर्क करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जैसे बाहुबली मूवी देखो, उसमें क्या है, बाहुबली तो राजा है लेकिन उसके सारे सोल्जर सैनिक हैं, जैसे हमारे देश के आर्मी हैं। क्या करती है वो, अगर कोई बाहर से आएगा आतंकवादी, कोई बाहर से कोई हमारे देश को हार्म करने आएगा तो वो सीमा पे या उस कारगिल LOC पर खुद देश को बचाएंगे, LOC पर खड़े हैं। ऐसे लाइसोसोम्स क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसको, तो वो LOC पर खड़ा है। जब सेल में कोई एंटर करेगा, बैक्टीरिया सेल में आया तो वहीं से उससे लड़ना स्टार्ट कर दिया। किसने, WBC ने, न्यूट्रोफिल्स ने लड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो वो बैक्टीरिया, वो आर्मी लड़के अंदर आ गई सेल के, अब क्या होगा, मान लो उसने न्यूट्रोफिल्स को हरा दिया, अब क्या होगा, अब कौन आ, अब अंदर पुलिस बैठी है, बाहर सोल्जर बैठे हैं, अंदर पुलिस बैठी हुई है। किस लिए, ताकि न्यूट्रोफिल जो अंदर आ गया उसको मार दे, उसको ख़त्म कर दे, उसको डाइजेस्ट कर दे। तो वो काम करता है मोनोसाइट, ये भी WBC के टाइप है। इन WBC के सेल ने स्ट्रक्चर चेंज किया, हम देखिए तो सेल की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सेल ने क्या करा, लड़ने का काम किया सोल्जर, और यहाँ पर सेल ने क्या किया, यहाँ पर सेल ने उसको सफाई करने का वर्क किया, उसको मारता गया और मार के डाइजेस्ट करता गया। किसने किया, लाइसोसोम ने। ये भी लाइसोसोम का ही टाइप है WBC, जब काम तो वही कर रहा है। तो इसको हमने बोला सोल्जर और इसको बोला इसके वेंचर, सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी सेल का। ठीक है, तो लाइसोसोम ही है लेकिन WBC में है, वो WBC टाइप का है। ठीक है, यानी कि मोनोसाइट टाइप का है। ये हमारे हो गए लाइसोसोम्स के फंक्शन। ठीक है, और लाइसोसोम यहाँ पर हमारा फिनिश, खत्म। जरा सा समझ गए, सुसाइडल बैग, स्कैवेंजर्स और सोल्जर, कई सारे टर्म आए। काम क्या था, सफाई करना, चीज़ों को डाइजेस्ट करना, बस इतना ही काम था इसका। सफाई रख, वही घर में सफाई रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि हमारे घर को हार्म ना हो, हमारे घर में दिक्कतें ना आए, गंदगी ना हो, बीमारी ना हो। तो सेल को भी तो साफ रखना है ताकि साफ हो जाए, वो सही रहे। उसके लिए कौन गए, लाइसोसोम, सेल को साफ रखने के लिए। ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स। अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो है राइबोसोम्स। ठीक है, जो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी, उसमें कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह क्या है, राइबोसोम। तो अब उस राइबोसोम को देखेंगे कि ये क्या है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है। ठीक है, इसको सीखें। चलिए अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। भाई राइबोसोम्स हमने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो ब्रेकर बना रहा है, जो ब्रेकर, जो दाने बना रहे थे, जो ग्रेन्यूल्स बना रहे थे, उनको बोला था राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट क्लॉड ने। ठीक है भाई, एक साइंटिस्ट थे हमारे, कौन थे, क्लॉड, CLAUD, क्लॉड। क्लॉड ने राइबोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया, उन्होंने इसको खोजा। लेकिन जो टर्म है राइबोसोम वो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ देख लिया कि राइबोसोम्स है। जो टर्म था वो दिया था हमारे G. पैलेट ने। ठीक है, उन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, देख रहे थे, अरे कुछ दिखा दानेदार, ठीक है, कुछ दिखा, और फिर उन्होंने देखा और G. पैलेट ने उसको नाम दिया। ठीक है, कौन थे, G. पैलेट, PALD, G. पैलेट। उन्होंने उसको नाम दे दिया कि हाँ राइबोसोम्स स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। लेकिन अब G. पैलेट कंफ्यूज देखकर, उन्होंने देखा और देख के कंफ्यूज हो गए। उनको राइबोसोम दिखा दो तरीकों का, किसी सेल में कैसा दिख रहा था, किसी सेल में कैसा दिख रहा था। जैसे जब उन्होंने देखा प्रिमिटिव टाइप की सेल, ठीक है, जब उन्होंने देखा प्रिमिटिव टाइप की सेल, तब उनको राइबोसोम कुछ अलग दिखा। स्ट्रक्चर वही थी लेकिन साइज में छोटा था। फिर ने कहा अरे, फिर उन्होंने देखा यूकैरियोटिक सेल देखी, यानी कि एडवांस सेल देखी, उसमें थोड़ा अलग था। फिर ये गए माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, उसमें भी राइबोसोम प्रिमिटिव टाइप का ही था। इन्हें देखा प्लास्टिड को, उसमें भी प्रिमिटिव टाइप का था। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सब में एडवांस टाइप का बड़ा राइबोसोम था। ठीक है, थोड़ा शेप साइज बड़ा था उसका, और प्रिमिटिव में थोड़ा साइज छोटा था। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या करा, नाम दे दिया, बोला छोटा वाला राइबोसोम 70S और बड़ा वाले को हम
80s कहेंगे, ठीक है। छोटे वाले को बोलेंगे 70s और बड़े वाले को बोलेंगे 80s, यानी कि जो प्रिमिटिव में मिलेगा उनको बोला 70s, यानी प्रिमिटिव रैब की सेल में हमको 70s राइबोसोम मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी 70s मिलेगा, ये नई चीज़ मिली, ठीक है। लेकिन सारी यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा 80s टाइप का। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड ये क्या है, ये तो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मिल रहा है हमारा 70s टाइप का। लेकिन सेल यूकैरियोटिक में कैसा मिल रहा है, 80s टाइप का। तो दो इन्होंने राइबोसोम के टाइप देख लिए, यानी राइबोसोम दो टाइप के होंगे, 70s एंड 80s। अब ये 70s है क्या, ये है सब यूनिट, ठीक है। 70s ये सब यूनिट है इसकी, मतलब ये भी दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा भाई, 70s है तो क्या होगा, ये बना है 30s प्लस 50s। इसके पास दो सब यूनिट हैं, 30s और 50s, दो सब यूनिट आई ऐसा करके जुड़ गई और बन गया 80s राइबोसोम। अब हमने कहा भाई 30 50 तो 80 हो गए और हम कर रहे हैं 70 की बात, तो 10 कम क्यों है, 10 कम किस लिए हैं। मान लो मेरे पास ये फिंगर्स है, ठीक है, ये मैंने कहा ये एक राइबोसोम्स की 30s यूनिट है छोटी वाली, ये राइबोसोम्स की बड़ी वाली यूनिट है कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ ऐसी। अब जब ये दोनों अटैच हुई तो इसका कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया और इसका कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है। क्या हुआ, कुछ पार्ट ये कॉमन हो गया दोनों में, वो कॉमन पार्ट है 10s। कितना है, 10s। चलिए मैंने कहा ये पेन मैंने रखा और ये पेन देखो, ये पेन दो दिख रहे हैं लेकिन पूरे दो नहीं है, कुछ पार्ट इसका कॉमन है यहाँ पर। तो इस कॉमन पार्ट की एनर्जी कितनी है, 10s, इसीलिए 70s टाइप का है क्योंकि 10 पार्ट कॉमन है। अब सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 40 प्लस 60, 40s प्लस 60s, दो यूनिट हैं इसकी, एक 40s है एक 60s। छोटी वाली 40s फिर से वही और बड़ी वाली 60s, ऐसे आई और आकर ऐसे करके जुड़ गई और 20s जो एनर्जी थी वो चली गई इनके जुड़ने में, यानी कॉमन हो गई। उसको बोला हमने 80s टाइप का राइबोसोम, ठीक है। तो दो तरीके के राइबोसोम हो गए, 70s और 80s। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, चाहे वो 70s हो और चाहे वो 80s हो, कैसी भी हो, स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है, बस साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उनकी जो सब यूनिट हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो S का मतलब है सब यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर S का क्या मतलब है, शेडरबर्ग यूनिट, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ का, शेडरबर्ग यूनिट, यहाँ S का मतलब है शेडरबर्ग, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उनने बताया कि हाँ ये जो 70s 80s टाइप का जो मामला है ये क्या है, ये 30 40 वाला मामला है, और ये जो 80s वाला मामला है ये क्या है, ये 40s और 60s यूनिट वाला मामला है। तो शेडरबर्ग यूनिट, शेडरबर्ग ने देखा इसको, ठीक है। दो टाइप के हो गए हमारे। अब आते हैं इसके फंक्शन कैसे होंगे, ठीक है, क्या होंगे। अब राइबोसोम ने देखा था ये कहाँ मिल रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना पा रहा था, यानी ये उसको प्रोटीन देता है, वो प्रोटीन को पहुंचाता है कि जाओ भाई प्रोटीन और लिपिड से अपनी मेम्ब्रेन बनाओ, कि प्रोटीन से क्या करो, मेम्ब्रेन बनाओ, या प्रोटीन से डीएनए बनाओ, प्रोटीन से न्यूक्लियस बनाओ, जो इच्छा हो सो बनाओ। सेल ऑर्गेनेल्स को जाकर इन्फॉर्मेशन दो कि भैया प्रोटीन बनना ही है, बनाते जाओ ऑर्गेनेल्स को। सेल डिवाइड होगा, ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ेगी, सेल 1 से 2 होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए खूब सारे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स चाहिए, लाइसोसोम चाहिए, बनाओ। कैसे बनाओ, बिना प्रोटीन के, तो ये प्रोटीन बना के देंगे, यानी इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं कौन करेगा, राइबोसोम्स, या फिर इनको हम इंजन्स भी बोलते हैं, इंजन्स ऑफ द सेल, सेल के इंजन हैं। गाड़ी बिना इंजन की चलती है नहीं, क्यों, बिना इंजन के धक्का मारोगे क्या, तो इंजन क्या है सेल को चलने का, कैसे चलेगा सेल, कौन चलाएगा, बिना प्रोटीन के सेल कैसे चलेगा, बिना फ्यूल के इंजन कैसा काम करेगा, फ्यूल कौन है, प्रोटीन, कौन दे रहा है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम आर द इंजन्स ऑफ सेल, या फिर इट इज द प्रोटीन साइट या प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है, जहाँ प्रोटीन बन रही है, कहाँ बनती है, काम सामान कहाँ बनता है, फैक्ट्री में, तो इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये हो गए हमारे राइबोसोम्स, ठीक है, बड़े ही सिंपल से हैं, छोटी सी कहानी है इनकी, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई हमको
नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ना है। जैसे हमारे टॉपिक्स रह गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, 2 टॉपिक और रह गए, इसके अलावा वैक्यूल्स 3 टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। इन 3 टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय।